हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.3 को पूर्ण रूप से समाप्त करा दिया था। आज जो आपकी एक्सरसाइज चलने वाली है वो है एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, इसके अंदर हम बेसिकली किसी भी द्विघात समीकरण के रूट्स यानी जो मूल होते हैं उनकी प्रकृति के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, यानी एक्सरसाइज आपकी 4.4 चलेगी और इसमें द्विघात समीकरण की प्रकृतियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा बेसिक है, आप वो समझ लीजिए। यानी फर्स्ट क्वेश्चन में वैसे आपसे जो पूछा है वो मूलों की प्रकृति पूछी है। ठीक है, देखिए प्रकृति के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखा रहा हूँ, उनको आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपका जो है ये सब क्लियर हो जाएगा। तो देखिए फिलहाल हम यहाँ बात कर रहे हैं द्विघात समीकरण के मूल की। द्विघात समीकरण के मूल, ठीक है, द्विघात समीकरण के मूल यानी रूट्स। तो ये क्या होते हैं? देखिए ये होता है आपका, मैंने आपको पढ़ा भी चुका हूँ, x = -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac/2। ये होते हैं किसी भी द्विघात समीकरण के रूट्स यानी मूल। यहाँ से हमें x की दो वैल्यू मिलती हैं, ये सब आपको क्लियर होगा। पिछले एक्सरसाइज में यही मैंने कराया था। यहाँ से आपको वन टाइम आप प्लस लेते हैं और वन टाइम आप माइनस लेते हैं। तो एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर दो टाइप की वैल्यू मिलेंगी यहाँ से। ठीक है, तो वो होंगे उस द्विघात समीकरण के मूल जो यहाँ से हमें फाइनली सॉल्व करके मिलने वाले हैं। तो देखिए अगर बात करें मूलों की प्रकृति की, द्विघात समीकरण के मूलों का नेचर कैसा है, मूलों की प्रकृति या नेचर। देखिए वो जो प्रकृति है वो डिपेंड करेगी इस पर b² - 4ac पर। ठीक है, ये जो b² - 4ac है इस पर किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज़्यादातर डिपेंड करती है। कैसे? देखिए अगर यहाँ पर हम ये पूरा पार्ट अगर आपका 0 हो जाए या 0 से बड़ा हो जाए या 0 से छोटा हो जाए, तीन कंडीशन यहाँ बनेंगी। यहाँ मैं लिख देता हूँ, जब b² - 4ac की जो वैल्यू है ये अंदर वाली, ये वैल्यू अगर आपकी ग्रेटर देन हो जाए 0 से, ठीक है, यानी b² - 4ac की जो वैल्यू है आपकी अगर 0 से बड़ी आए सॉल्व करके, तो जब यहाँ से कोई वैल्यू बड़ी निकल के आएगी तो उसका कुछ स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो वन टाइम यहाँ प्लस लेंगे, जब प्लस लेंगे तो ये दोनों वैल्यू हो सकता है ऐड हो या माइनस हो। अगर एक बार ऐड होंगी, मान लीजिए सपोज मैंने प्लस लिया और दोनों वैल्यू क्या हो रही है, ऐड हो रही हैं और फिर इससे डिवाइड होगा तो कुछ वैल्यू निकल के आएगी। और फिर एक बार माइनस करेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगी ऊपर, और फिर डिवाइड करेंगे तो कुछ और वैल्यू निकल के आएगी। ये दोनों बार एक बार प्लस लिया तो जब कुछ और वैल्यू निकल के आई, और एक बार जब हमने माइनस लिया तो तब कुछ और वैल्यू निकल के आई। तो क्या हुआ, यहाँ से अगर ये वैल्यू हमारी 0 से बड़ी आ रही है तो यहाँ हमें दो आंसर मिले। वन टाइम प्लस लेने पर तो कुछ और वैल्यू आ रही है और माइनस लेने पर कुछ और वैल्यू है। दो रूट निकले यहाँ से। क्या निकले? हमारे दो तरीके के अलग अलग मूल निकले। ठीक है, और वो भी कैसे होंगे आपस में? जो मूल निकलेंगे वो होंगे रियल नंबर। क्या होंगे? रियल। तो जब यदि b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो दोनों मूल जो निकल के आएंगे वो कैसे होंगे? अलग अलग होंगे, यानी मूल कैसे होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, तो मूलों की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी? बस दोनों मूल कैसे होंगे? मूल भिन्न भिन्न होंगे, मूल भिन्न भिन्न होंगे यानी अलग अलग होंगे। ठीक है, असमान होंगे और तथा वास्तविक होंगे, तथा वास्तविक होंगे। ठीक है, इस तरीके से जब भी ये बस आपको ध्यान का रखना है कि b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आ रही है तो मूल भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे यानी अलग अलग होंगे और रियल होंगे। ठीक, एक कंडीशन तो आपकी ये बनती है। दूसरी कंडीशन, यदि आपका यानी जब b² - 4ac की जो वैल्यू है वो = आ जाए 0 के, यानी b² - 4ac का मान अगर 0 के बराबर आता है। ठीक है,
जीरो के बराबर आता है तो फिर क्या होगा, यानी अगर मान लीजिए ये जीरो हो गया, जीरो के बराबर मतलब इसकी वैल्यू जीरो, और अगर इसकी वैल्यू जीरो हो गई तो ये इतना पार्ट तो जीरो हो जाएगा पूरा, सिर्फ क्या बचेगा यहाँ से आपका बचेगा ये, भाई ये पार्ट तो पूरा जीरो हो जाएगा ना, जब बी स्क्वायर माइनस फोर सी जीरो हो गया तो ये भी पूरा जीरो हो गया, सिर्फ क्या बचा माइनस बी बचा, यानी एक्स इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन 2a। तो यहाँ से एक जैसे ही मान आएंगे, अगर हम यहाँ प्लस लेने या माइनस लेने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये तो सब जीरो में चला गया ना, तो सिर्फ एक ही वैल्यू हमें प्राप्त होगी माइनस के बी अपॉन ए, ठीक है। तो यानी अगर आप दो मान भी निकालोगे तो वो एक जैसे आएंगे, माइनस के बी अपॉन 2 है, बी अपॉन 2 है, ठीक है, बी अपॉन 2 है माइनस के वो भी। तो जब बी स्क्वायर माइनस फोर सी का मान अगर जीरो के बराबर आएगा तो मूल कैसे होंगे, समान होंगे, यानी अलग अलग तरीके के नहीं आएंगे कि एक 5 आ गया एक 6 आ गया, या तो 5 5 ही आएगा या 6 6 ही आएगा, यानी कुल मिला के समान आएंगे, बराबर आएंगे, ठीक है। तो मूल कैसे होते हैं, मूल समान होंगे या बराबर होंगे कह सकते हैं आप, तथा वो होंगे आप कैसे, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, ठीक है। यदि बी स्क्वायर माइनस फोर की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो जो आपके यहाँ से मूल निकलेंगे वो आपस में समान होंगे और वास्तविक होंगे। आपको बस ये बात ध्यान रखनी है, यदि बी स्क्वायर माइनस फोर की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो मूल भिन्न भिन्न होते हैं और वास्तविक होते हैं, और जब बी स्क्वायर माइनस फोर की वैल्यू जीरो के बराबर आती है तो मूल समान होते हैं और वास्तविक होते हैं। यानी वास्तविक तो ऊपर वाले केस में भी होंगे, नीचे वाले में भी, यानी अगर जीरो से बड़ी वैल्यू आएगी तो वास्तविक तो होंगे ही होंगे, जीरो से बड़ी आएगी या बराबर आएगी दोनों जगह वास्तविक होंगे, लेकिन अगर बड़ी होगी जीरो से तो मूल अलग अलग होंगे और बराबर होगी तो समान होंगे। और एक तीसरी आपकी कंडीशन बचती है, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जो है जीरो से क्या आ जाए, आपकी छोटी आ जाए, जीरो से छोटी आए, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मूल आपके अवास्तविक होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। और मतलब जीरो से छोटी का मतलब क्या है, जीरो से छोटा कौन होता है, जीरो से छोटे तो वो होते हैं जो नेगेटिव नंबर होते हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं वो सब जीरो से छोटे होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यू आपकी सॉल्व होके आएगी बी स्क्वायर माइनस फोर सी की, वो नेगेटिव आएगी, और रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो उसको तो सॉल्व नहीं किया जा सकता ना। वो कैसे नंबर होते हैं, वो आप पढ़ेंगे 11th क्लास में, वो काल्पनिक नंबर होते हैं। कैसे नंबर होते हैं वो, काल्पनिक, इमेजनरी क्वेश्चन, इमेजनरी वैल्यू होती हैं वो काल्पनिक। तो फिर इस तरीके से अगर यहाँ पे माइनस की वैल्यू मिलेगी तो जो मूल होंगे वो मूल जो होंगे वो अवास्तविक होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है, या हम कह सकते हैं काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ओके। ये 3 पॉइंट्स आपको क्लियर देने हैं। बेसिकली ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर सी है, ये है क्या, ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर सी है इसको हम डी बराबर लिखते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसे हम बोलते हैं विविक्त कर, विविक्त कर, ठीक है। इंग्लिश में होता है डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, ये चीज़, यानी आप डी बोल दो या बी स्क्वायर माइनस फोर सी बोल दो, बात एक ही है। तो कुल मिला के आपको ये 3 पॉइंट्स क्लियर करने हैं। जब भी कभी बी स्क्वायर माइनस फोर सी यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर जीरो से बड़ी आएगी तो मूल वास्तविक होंगे, अलग अलग होंगे, और यदि जीरो के बराबर आएगी तो मूल समान होंगे, वास्तविक होंगे, और यदि जीरो से छोटी आएगी यानी कोई नेगेटिव नंबर आएगा तो मूल काल्पनिक होंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए। तो अब आते हैं डायरेक्ट इस एक्सरसाइज 4.4 पर, इसके प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। देखिए 4.4 के अंदर प्रश्न में क्या कहा है, इसमें कहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। यानी मूलों की प्रकृति बतानी है और फिर उन मूलों को निकालना भी है। देखिए द्विघात समीकरण क्या दे रखी है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब देखिए
यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे हम, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। ओके, या आप डायरेक्ट निकाल दीजिए, मूल निकाल दीजिए आप। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर जब इसकी हम कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो a है और यहाँ पर 2 है, तो जो a की वैल्यू है वो 2 आ गई। यहाँ x का गुणांक b है और यहाँ x का गुणांक -3 और यहाँ आपका चरपद c और यहाँ पर आपका 5। तो इस तरीके से a b c की वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा क्या है, बेसिकली हमसे पूछिए मूलों की प्रकृति। तो पहले मूलों की प्रकृति पता कर लेते हैं, फिर मूल निकालने तो निकाल भी देंगे, ठीक है। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, d निकालना पड़ेगा, d यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना पड़ेगा। इसकी वैल्यू हमको ज्ञात करनी पड़ेगी। तो देखिए तो बात करें बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी b की वैल्यू -3 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू देना आ गया आपका 5। ओके, तो यहाँ से हमने देखा तो जो इसकी वैल्यू आ रही है आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आ रही है वो 3 3 जा 9 माइनस, ठीक है, और 4 2 जा 8 5 जा 20 आ गया। तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो आपकी वैल्यू आ रही है वो 20 माइनस 9 यानी माइनस के 11 आ रहा है, माइनस के 11 आ रही है। मतलब इसकी जो वैल्यू है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो लेस देन आ रही है 0 से छोटी आ रही है। तो भाई माइनस जो 11 है वो 0 से छोटा ही तो है, तो फिर ये वाली कंडीशन बन रही है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी है। तो जब भी कभी बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू होती है वो 0 से छोटी होती है तो क्या लिखाया था मैंने, मूल कैसे होंगे, अवास्तविक या काल्पनिक, और ठीक है ये आपको लिखना है। तो यहाँ पर जो मूल होंगे, मूलों की जो प्रकृति होगी वो कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, ये लिख देंगे। अतः मूल काल्पनिक होंगे, ठीक है, और काल्पनिक मूल होंगे तो फिर वो आपके ज्ञात इसमें करवाए हैं। तो फिलहाल इसका आंसर देखते हैं। 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब देखिए मूल वास्तविक नहीं है, इसमें कहा है मूल वास्तविक नहीं है, तो वास्तविक नहीं है मतलब अवास्तविक है, और ये कहा है काल्पनिक भी हैं, तो काल्पनिक है। और काल्पनिक जी बात ध्यान रखना, जब भी कभी मूल काल्पनिक होते हैं अतः उनका अस्तित्व नहीं होता, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, ठीक है, ये चीज़ है। यानी मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, और अगर यदि मूल काल्पनिक होंगे तो फिर उनका अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है, उनको ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो अगर मूल ज्ञात किए जा सकते तो हम ज्ञात करते, लेकिन काल्पनिक आ रहे हैं मूल, तो अगर काल्पनिक आ जाए तो फिर उसकी सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हम मूल इसलिए ज्ञात नहीं कर रहे हैं और ना ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि मूलों की जो प्रकृति है वो कैसी है, काल्पनिक है, उनका अस्तित्व नहीं है। अगर अस्तित्व होता तो फिर हम मूल ज्ञात भी कर सकते थे। आगे के प्रश्नों में देखते हैं, अगर वहाँ अस्तित्व हुआ तो वहाँ पर हम मूल ज्ञात करेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ दे रखा 3x स्क्वायर माइनस के 4√3x प्लस 4, 3x स्क्वायर माइनस के 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये एक आपका द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम बात करें, इसकी सबसे पहले कंपेयर करेंगे तो देखिए a की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 3 आएगी, b की वैल्यू आ जाएगी -4√3, जो c की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 4 आएगी। तो सबसे पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। तो मूलों की प्रकृति के लिए, अगर मूलों की अगर हम प्रकृति ज्ञात करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से b की वैल्यू -4√3 और इसका स्क्वायर -4a
ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4। तो आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस जो 4ac की वैल्यू है वो आपकी -4 का स्क्वायर 16 और √3 का 3 और 4 3 जा 12, 12 4 जा 36, यानी 4 3 12, 12 चौक नहीं 36 नहीं 48, 4 3 12, 12 चौक 48। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो 16 3 48 माइनस 48, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो आपकी वैल्यू आई वो क्या आ गई, 0 आ गई। तो ये दूसरा नोट था, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ मूल कैसे होते हैं, पहले तो मूलों का अस्तित्व तो होता है, मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे, ठीक है, और उनका अस्तित्व होगा, और मूलों का अस्तित्व होगा। यानी अगर मूलों का अस्तित्व होगा तो फिर मूल ज्ञात भी किए जा सकते हैं। तो प्रश्न में यही कहा था, अगर अस्तित्व हो तो मूलों को ज्ञात भी कीजिए। तो ये तो हो गई मूलों के नेचर के बारे में बात। अब मूल कैसे ज्ञात करेंगे, तो मूल ज्ञात करने के लिए वही द्विघाती सूत्र -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x बराबर -b की वैल्यू कितनी है आपकी, -4√3 और एक माइनस पहले से है तो प्लस का 4√3 हो गया, और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू वो हमने अभी निकाल ली, कितनी है, 0 आ रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है आपकी 3। तो x इज इक्वल टू 4√3 अपॉन 3 2 जा 6, ठीक है, ये तो 0 हो गया ना पूरा। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 2√3 अपॉन 3। तो इस तरीके से ये आ गई आपकी x की वैल्यू। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, √3 से इस 3 को √3 वाला काट सकते हैं, तो यानी 2 अपॉन √3 इस तरीके से। तो ये आपके आ गया मूल, ठीक है, इस द्विघात समीकरण के। यानी पहला मूल अगर हम बात करें तो वो भी 2 अपॉन √3 होगा, दूसरा भी 2 अपॉन √3 ही होगा, दोनों मूल समान होंगे, 2 अपॉन √3 2 अपॉन √3, ठीक है। और यही उस कंडीशन में था, अगर 0 बराबर आता है तो मूल समान आते हैं। अब देखिए तीसरा सवाल दे रखा है इसमें, 2x² माइनस 6x प्लस 3, 2x² माइनस 6x प्लस 3। 2x² माइनस 6x प्लस 3, ये एक द्विघात समीकरण है। सबसे पहले इसका मूलों का नेचर ज्ञात करना है, नेचर पता करना है। तो उसके लिए देखिए यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -6 एंड c की वैल्यू बराबर में 0 हो रहा है, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो नेचर के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो b की वैल्यू -6 का स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3, यानी 36 माइनस 4 दूनी 8 दिया 24। तो यहाँ से जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है वो 36 माइनस 24 यानी आपकी प्लस 12 आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है वो 0 से क्या है, बड़ा आ रहा है। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आता है तो मूल वास्तविक होते हैं और अलग अलग होते हैं। मतलब यहाँ से जब हम मूल निकालेंगे तो x की दो वैल्यू अलग अलग प्राप्त होंगी हमें, ठीक है। क्या लिखेंगे, अतः मूल वास्तविक होंगे तथा असमान होंगे, यानी अलग अलग असमान होंगे, ठीक है। और मूलों का अस्तित्व होगा, अस्तित्व है। तो मूल निकालेंगे तो क्या करेंगे, वही x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए। तो x बराबर -b की वैल्यू
बी की वैल्यू आपकी -6 और एक माइनस ये रहा तो +6 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 12, तो यहाँ लगा देंगे हम 12 और बटे 2 इंटू ए की वैल्यू है आपकी 2। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए x बराबर 6 प्लस माइनस अब देखिए 12 है, 12 को हम फैक्टराइज अगर करें तो कैसे लिखेंगे 4 तिया 12 और बटे 2 दूनी 4। तो x बराबर 6 प्लस माइनस, देखिए 4 का वर्गमूल 2 तो बाहर आ जाएगा और √3 का कोई वर्गमूल नहीं होता तो ये अंदर रहेगा और बटे 4। अब देखिए यहाँ से 2 मूल प्राप्त होंगे तो प्लस लेने पर, तो प्लस जब लेंगे तो 6 प्लस 2√3 अपॉन 4। तो x बराबर ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 3 जा 2√3, 2 निकल गया तो √3 बचा और बटे 4, 2 2 जा 4। तो जो x की वैल्यू आई वो 3 प्लस √3 अपॉन 2 आ गया, या ऊपर से √3 कॉमन आ रहा है तो 1 3 के अंदर 2 √3 होते हैं, तो यहाँ से 1 √3 निकल गया तो 1 √3 बचा और यहाँ पे √3 था वो भी गया तो 1 बचा बटे 2। तो इस तरीके से एक x का मान ये आ गया। अब एक बार माइनस लेने पर तो x बराबर यहाँ से आपका 6 माइनस 2√3 डिवाइड बाई 4। तो x बराबर यहाँ से 2 कॉमन लेंगे 2 3 जा और यहाँ √3 बटे 4, इससे कट गया तो 2 बार। तो इस तरीके से यहाँ से भी आप √3 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1/2। ये 2 मूल हमें अलग अलग प्राप्त हुए, तो यही तो कंडीशन थी, मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। तो असमान है यानी ये अलग है ये अलग है। तो इस तरीके से आप किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बता सकते हैं और उसके जो है उन मूलों को ज्ञात भी आप कर सकते हैं। अब इसके बाद बारी आती है आपके क्वेश्चन नंबर 2 की। ये तो फर्स्ट के 3 पार्ट थे। इसके बाद देखिए आपका है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कहा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों, यानी मूल कैसे हों, बराबर हों या समान हो, और k का मान हमसे ज्ञात कराया है। देखिए समीकरण दे रखा है हमें 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, इस तरीके से। यानी क्या है यहाँ पर, इस हमसे ये कहा है कि k का वो कौन सा मान है, k की वो कौन सी वैल्यू है जिसके लिए इस द्विघात समीकरण के मूल बराबर हों। तो मूल कब बराबर होते हैं, जब b² माइनस 4ac का मान 0 होता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर b² माइनस 4ac का मान अगर हम 0 के बराबर ले लें और वहाँ से सॉल्व करके जो k का मान आएगा वो वैल्यू अगर हम यहाँ लगा देंगे तो फिर इस समीकरण के मूल समान आएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसकी कंपेयर करते हैं समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो देखिए यहाँ से देखिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी, x का गुणांक a और यहाँ पर 2, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू k और c की वैल्यू +3। अब b² माइनस 4ac, इसमें ये कहा है कि मूल बराबर हों, तो मतलब b² माइनस 4ac बराबर अगर हम 0 लेंगे तो यहाँ से जो k की वैल्यू आएगी वो वैल्यू अगर इसमें लगा देंगे तो फिर इस समीकरण के मूल बराबर आएंगे। ठीक है, तो b की वैल्यू देखिए आपकी k का स्क्वायर यानी k है तो k² हो जाएगा और माइनस 4a, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 बराबर 0। तो k² 4 दूनी 8 तिया माइनस 24 बराबर 0। तो k बराबर क्या आ जाएगा, k बराबर आपका आ जाएगा प्लस के 24। तो मतलब क्या हुआ, k का मान अगर हम 24 लें और यहाँ लगा दें तो 2x² प्लस 24x प्लस 3 हो गया बराबर 0। तो अब ये जो समीकरण बनेगा, इस समीकरण के मूल अगर हम निकालेंगे तो वो समान निकल के आएंगे। ठीक है, तो k बराबर 24 के लिए, तो k बराबर 24
के लिए दिए गए समीकरण के मूल क्या होंगे, समान होंगे यानी बराबर होंगे। ठीक है, इस तरीके से आप सवाल को कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन है, वो भी सेम इसी टाइप का है। वहाँ भी के किस मान के लिए इस द्विघात समीकरण के मूल पूछे हैं, बराबर होंगे। तो वही बी स्क्वायर माइनस 4c बराबर क्या लेना है, आपको 0 लेना है। ठीक है, तो kx माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। ठीक, ये तो पहले तो इसको आप द्विघात समीकरण के रूप में लिख लीजिए, यानी kx का अंदर करेंगे तो kx² और kx का 2 में करेंगे तो 2kx और प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से कंपेयर करें तो a की जो वैल्यू है वो k है और b की वैल्यू आ जाएगी -2k और c की वैल्यू 6। अब देखिए मूल क्या है, मूल समान होंगे। समान के लिए क्या करने पड़ेंगे, b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b की वैल्यू -2k का स्क्वायर और -4a की वैल्यू k और c की वैल्यू 6। तो आपका ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4k² माइनस 24k बराबर 0। तो यहाँ से आप देखिए k की वैल्यू k आप कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, चाहें तो k आप कॉमन ले लेंगे 4k, तो यहाँ क्या बचेगा k माइनस 1। भाई 4k तो 4 गया, 1k गया, 1k बचा और यहाँ से 4k पूरा गया तो 1 बचा बराबर 0। तो 4k बराबर 0, तो k बराबर 0 और k माइनस 1 बराबर 0, तो k बराबर 1। यानी यहाँ पर हमें k की 2 वैल्यू प्राप्त हुई। अगर आप यहाँ पर k बराबर 0 लगाओगे इस इक्वेशन में, तब भी जो द्विघात समीकरण बनेगा और उसको सॉल्व करोगे तो उसके मूल समान होंगे। और आप k बराबर 1 लगाओगे तब वो द्विघात समीकरण बनेगा और उसके मूल भी क्या मिलेंगे, आपको समान मिलेंगे। क्या लिखेंगे, k बराबर 1 के लिए आप देख रहे हैं ना बुक में k 1 आ रहा है या 0 आ रहा है, दोनों आ रहा है। 1 के लिए द्विघात समीकरण के मूल समान होंगे। ठीक है, इस तरीके से ये आपका सवाल समाप्त।